नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, संसद का विशेष सत्र बुलाकर चुनाव से पहले मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की, लेकिन इस बार विपक्ष ने मोदी सरकार और बीजेपी पर ऐसा तगड़ा वार किया है कि मोदी के सारे स्ट्रोक चारों खाने चित्त दिख रहे हैं। आपने देखा कि कल तेलंगाना में कांग्रेस की जोरदार रैली हुई, लाखों लोग इस रैली में शामिल हुए। राहुल गांधी को सुनने में लोगों की खास दिलचस्पी वहां नजर आई। और वैसे भी राहुल गांधी जो हैं वो अब स्टेट्समैन की तरह भाषण देते हैं, और इस लोकतंत्र में यानी लोक और तंत्र में राहुल लोक को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। खैर, कल तेलंगाना में राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर भी बात आगे हम करेंगे, लेकिन पहले आज पीएम नरेंद्र मोदी की बातों पर गौर फरमा लेते हैं, जहां एक बार फिर उन्होंने पीएम पद की गरिमा को कम किया है। दोस्तों, क्यों ऐसा कह रहा हूं, चलिए उससे भी पर्दा हटाते हैं। दरअसल संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, और उस सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद परिसर में पहुंचे तो वहां मीडिया से, बाहर परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी जी ने जो कुछ कहा, उसमें गौर करने वाली बात यह है कि कह रहे हैं कि मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, उनका ज्यादा से ज्यादा समय मिले और उत्साह और उमंग के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जरा सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। तो रोने धोने का बहुत समय है। ध्यान दीजिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। शब्द है रोना और धोना। पूरा देश दोस्तों जानता है कि सार्वजनिक तौर पर मोदी कितनी बार रोए हैं, लेकिन वो खुद विपक्ष के लिए रोने धोने जैसी बात कर रहे हैं। यानी विपक्ष के विरोध को बेहद हल्का बताते हुए मोदी इसे रोना धोना बता रहे हैं, जबकि विपक्ष की सरकार से जितनी भी शिकायतें हैं वो लोकतंत्र बचाने को लेकर है। रोने धोने से क्या मतलब है? रोने धोने से मतलब यह कि आप मणिपुर की चर्चा मत कीजिए, आप हरियाणा की चर्चा मत कीजिए, आप गरीबों की बात मत कीजिए, और सबसे बड़ी बात कि आप अडानी की बात मत कीजिए। खैर, आज भी संसद में मोदी के 50 मिनट के भाषण के बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने और उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को और बीजेपी के नेताओं को लोकतंत्र का सबक और उसकी याद भी दिलाई। मोदी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद किया। नेहरू जी के भाषण से लेकर वाजपेयी जी के भाषण तक कई बातें कही। बाबा साहब अंबेडकर को याद किया। सदन में पत्रकारों की रिपोर्टिंग की चर्चा की। लेकिन ये सब कहते हुए मोदी भूल गए कि उनके शासनकाल में संसद की ये गौरवशाली परंपराएं किस तरह से खत्म हो गई हैं। मोदी ने संसद में कैश लाने की बात याद की, तो उन्हें यह भी याद आना चाहिए था कि इसी संसद में उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए रेनकोट पहनकर नहाने जैसी ओछी टिप्पणी भी की थी। इसी संसद में फ्लाइंग किस का झूठा इल्जाम राहुल गांधी पर लगा। संसद की गरिमा का ख्याल बीजेपी के शासन में कितना रहा, इसका जिक्र मोदी ने नहीं किया, बल्कि अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को इस संसद का इतिहास और आजादी में कांग्रेस के योगदान की याद जरूर दिला दी। आइए जरा सबसे पहले सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा संसद के इतिहास की बात करते हुए। जरा सुनिए अधीर रंजन चौधरी। जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं। 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी
और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी की दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे, और क्या कहेंगे पता नहीं। कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। इसरो कह रहे हैं और भारत इंडिया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहरू जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा। इसी संसद में क्या क्या निर्णय, क्या क्या डिसीजन लिए गए, कैसे देश आगे बढ़ा, ये तमाम बातें यहां हुई। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बात यहां जहां लोकसभा में रखी, तो उधर राज्यसभा में खड़गे जी ने तो साफ साफ कह दिया कि हमें बार बार टोका जाता है, हमें बार बार रोका जाता है। ये तमाम बातें वहां कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसके साथ साथ शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात भी रखी और सीधा कटाक्ष, सीधा वार मोदी सरकार पर किया। आइए जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब का शायराना अंदाज। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। और यहां से वहां जाने से और क्या होने वाला है। जी हां, सुन रहे थे आप। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। और दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। नाम बदलने से क्या होता है से लेकर यहां से वहां जाने से क्या होता है, यानी कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाने से क्या होता है। यह कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सीधा वार। संसद के विशेष सत्र में दोस्तों विपक्ष ऐसे तेवर दिखाएगा, शायद ये उम्मीद बीजेपी को नहीं रही होगी, क्योंकि ये 5 दिन तो बीजेपी अपने नाम करना ही चाहती है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी अगले 5 साल अपने नाम करने की है। तेलंगाना में इसकी झलक दिखाई देती। कल जब तेलंगाना में रैली थी, जबरदस्त भीड़ थी। शुरुआत में कह रहा था मैं, राहुल गांधी इस तेलंगाना की रैली में बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए। तेलंगाना तो जीतना ही जीतना है, लेकिन देश पर कैसे शासन करना है, देश को कैसे आज की सरकार से मुक्त कराना है, ये तमाम बातें राहुल गांधी करते हुए नजर आए। जरा सुन लेते हैं तेलंगाना में राहुल गांधी। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं।
टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो तेलंगाना की धरती से राहुल गांधी सीधा वार न सिर्फ वहां बीआरएस यानी कि तेलंगाना में जो राज कर रहे हैं केसीआर उनके ऊपर, के चंद्रशेखर राव के ऊपर, बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर, ईडी, सीबीआई सबका और सबके ऊपर केस। ये तमाम बातें कल राहुल गांधी शाम को कर रहे थे और आज दिन में जो कुछ हो रहा था वो अभी उसकी तस्वीर आपको दिखा चुका हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ कह रहे हैं रोना धोना से कुछ नहीं होगा, रोने धोने। ये रोना धोना क्या है उस पर भी हम चर्चा और आगे करेंगे। आज से तेलंगाना में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो गया है, यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना भी कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख सकता है। जबकि मोदी अभी विशेष सत्र से अपनी सत्ता के खाते को मजबूत करने में जुटे हैं। आज का दिन तो भाषण में निकल गया। अभी कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिस वक्त अभी हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उधर कैबिनेट की बैठक चल रही है और उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी पहले से नहीं है। अगले 4 दिनों बाद पता चलेगा या इन 4 दिनों में पता चलेगा कि मोदी अब क्या करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की तैयारी से पता चल रहा है दोस्तों कि इस बार मोदी के लिए मैच आसान नहीं है, मैच फंसा हुआ है मोदी के लिए। कल हालांकि श्रीलंका को भारत ने धोया है, लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी को उसी हिसाब से हराएगा? बड़ा सवाल है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और मोदी सरकार को कैसे उल्टा पड़ा विशेष सत्र का दांव, यह समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं पैनल में, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विजय शंकर सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और इधर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, जो सीधे पार्लियामेंट से ही आ रहे हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा था वो उसकी आंखों देखी बताने के लिए इनको स्पेशली वहां से यहां बुलाया हूं कि आप बैठिए और जरा बताइए कि हो क्या रहा था। बहुत सारी चीजें कैमरे के बाहर और बहुत सारी चीजें कैमरे के अंदर होती हैं। आपके पास आऊंगा शकील अख्तर जी, लेकिन उससे पहले जरा आना चाहता हूं 2 हमारे वरिष्ठ साथियों के बीच। पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और फिर प्रोफेसर रविकांत जी। आज का दिन इसको किस रूप में देखा जाए? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, 5 दिनों का सत्र विपक्ष का कहना है और विपक्ष हंगामा करता रहा। सोनिया गांधी 9 पॉइंट की चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, खुला खत मोदी जी के नाम, कि आप ये तो बताइए कि इस सत्र में क्या कुछ आप लेके आने वाले हैं। उसके बाद सोनिया गांधी की इस चिट्ठी पे भी बवाल मचाने की कोशिश हुई। आज अधीर रंजन चौधरी के बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई दिखाई दी और उन तमाम मसलों को प्रॉम्प्ट करती हुई सोनिया गांधी दिखाई दी, जरूरत थी उसकी। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर सदन के अंदर जो रिकॉर्ड में जा रहा है उस पर तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वाजपेयी जी सबको याद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाहर कह रहे हैं रोना धोना बंद कर दीजिए, रोना धोने से काम नहीं चलने वाला है। बयान आप सुन चुके हैं, हो सकता है उसको मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है
कि मणिपुर की बात मत कीजिए। चलिए आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, आज जब मोदी जी ने पार्लियामेंट के बाहर बोलना शुरू किया तो पहले मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि वो G20 के लिए सेशन बुलाया है कि G20 में मैंने जो एक झंडे गाड़े हैं देश के, और देश को उसका मेरा धन्यवाद करना चाहिए और मेरा स्तुति ज्ञान करना चाहिए। देखिए एक घटना और घटी, आपके श्रोता और दर्शकों को राजीव जी पता होगा, इतने प्रबुद्ध आपके दर्शक और श्रोता हैं। क्यूबा के अंदर एक G77 का सम्मेलन हुआ है और उस G77 में न केवल डेवलपिंग नेशंस हैं बल्कि विश्व के करीब 100 देशों की एक गठन हुआ है और उनके बीच में एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनकी बातों को मैंने सुना, और ये डेवलपिंग नेशंस हैं। चीन के वो राष्ट्राध्यक्ष भी G77 और चीन की मीटिंग में वहां पहुंचे, जो कि साउथ अफ्रीका भी पहुंचे थे और भारतवर्ष में नहीं आए थे। और वहां पे जो सब देशों के लोगों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, उन्होंने वेस्टर्न लॉबी की भर्त्सना की और ये कहा कि डेवलपिंग नेशंस का सिरमौर चीन है। इसका मतलब यह है कि जो स्थान भारतवर्ष को मिलना चाहिए था, और आपको अफसोस होगा जानकर, आपके श्रोताओं को अफसोस होगा जानकर, न तो हमारे मोदी जी वहां पर गए और न कोई हमारा मंत्री वहां गया। वहां के लोकल एम्बेसी के अधिकारियों ने जाके हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन किया उस मीटिंग में, जहां पे डेवलपिंग नेशंस का इतना बड़ा जमावड़ा था। आप कल्पना कीजिए, अगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना होता और ये पंचशील का जमाना होता और नॉन अलाइंड मूवमेंट्स का जमाना होता, तो क्या वो लोग भारत को इग्नोर कर पाते? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपने G20 के झंडा गाड़ने का प्रयास कर रहे हो तो G77 में जहां चीन ने सारे महफिल को लूट लिया, भारत का कोई मंत्री वहां क्यों नहीं गया और चीन को उसने कड़ी टक्कर क्यों नहीं दी? क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लगता है राजीव जी, हर देशभक्त को यह लगता है, चीन भारत की तुलना में आगे कैसे बढ़ रहा है। अगर हमारा देश का आयात चीन से बढ़ रहा है, अगर अडानी जी की कंपनी में एक चीनी नागरिक का निवेश हो रहा है और सामरिक महत्व की जगहों पर उसके निवेश से चीन को फायदा हो रहा है, अगर चीन G77 में जाकर उसकी महफिल को लूटता है और भारत वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं करता और भारतवर्ष के अंदर नहीं आता, तो मेरे भारत जैसे महान देश, जिसको आज तक विश्व के किसी देश ने इग्नोर नहीं करने की हिम्मत जुटाई है, इस बार G20 में चीन के राष्ट्राध्यक्ष कैसे नहीं आए? वो जाके साउथ अफ्रीका में कैसे राष्ट्रपति जो वहां के थे साउथ अफ्रीका के, वो चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने पहुंचे? मेरे महान देश के प्रधानमंत्री को वहां पे रिसीव करने एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? और G77 में चीन को एक अपर हैंड देने की, जिसमें 100 से ज्यादा देश मौजूद थे, भारत ने ये अनुमति कैसे दी, क्यों दी, और क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा और मेरे मन को आहत नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें यहां होंगी, चीन पे भी, क्यूबा पे भी, G20 को लेकर के भी बहुत सारी बातें। और आप सही कह रहे हैं कि ऐसा लगा शुरुआत में कि ये सेशन जो है स्पेशल सेशन, मैं भी पर्सनली कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक प्रशस्ति पत्र पढ़ना शुरू किया, क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है और इस बात की चर्चा होनी चाहिए, सदन के अंदर भी होनी चाहिए। देश के लिए गौरव की बात है, G20 अच्छे से संपन्न हम करवा लिए। लेकिन देश के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोना धोना कहेंगे तो फिर रोते धोते हुए तो ज्यादा वही दिखाई देते हैं। जीएसटी के समय देख लीजिए, नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था कि 50 दिन का समय दीजिए। आप देखिए, वहां से नोटबंदी से लेकर के किसानों के आंदोलन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार रोए, उसके बाद भी रोए, भावुक हो गए। तो ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत जी, और यहां हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं ये नहीं बता रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ढका जा रहा है किसी और पर्दे से। तो ऐसे क्या लोकतंत्र चलता है? लोक और तंत्र को अपने हिस्से में रख लीजिए और लोक को छोड़ दीजिए उसके सहारे, ऐसा कहा जाए। लीजिए प्लीज जी, बोलिए, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है जी?
रोना तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, उनको लोगों का रोना, लोगों का दुखी होना उन्हें नहीं सुहाता, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता उन मणिपुर की 2 महिलाओं के दृश्य देख करके भी कि उनके साथ रेप हुए, लेकिन मोदी जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आ सकते। मोदी जी को उन सैनिकों के शहादत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो जश्न मना रहे थे G20 का, और इधर कश्मीर में 3 भारत के सैनिक शहीद हुए। एक नहीं, 750 किसानों की शहादत हुई। नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर के मर गए। जीएसटी के बाद किसने मध्यम और जो लघु व्यवसायी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरे पड़ोस में कानपुर के 40 व्यवसायियों को मैं जानता हूं जिन्होंने आत्महत्या की है। राजीव जी, मैं एक ही जगह की बात कर रहा हूं, और किसान तो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहद गैर संवेदनशील, और इसीलिए उन्हें लोगों के दुख का वो रोना धोना लगता है। खैर, अब मोदी जी की अपनी सियासत है, लेकिन ये जो चल रहा है, जो विशेष सत्र है, और ये विशेष सत्र नहीं है राजीव जी, ये विदाई सत्र है। मोदी जी को भी ये मालूम चल गया है कि अब जाना है तो जाने के पहले कुछ जश्न हो जाए, कुछ अच्छे वीडियो हो जाए, कुछ अच्छी तस्वीरें हो जाए, क्योंकि मोदी जी सब कुछ के बिना रह सकते हैं, लेकिन कैमरा, वीडियो, फोटो इसके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने जीवन में वैसे भी कुछ नहीं रखा। वो जो गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन आंदोलन किया, जेल की यात्राएं की, लेकिन कस्तूरबा को उन्होंने हमेशा साथ में रखा। और इनकी तुलना की जाती है महात्मा बुद्ध से कि साहब वो छोड़ करके चले आए थे, तो मोदी जी ने अपने इसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बिना तलाक दी हो। सवाल इसलिए है, तो वो नहीं जानते हैं कि परिवार क्या होता है, वो नहीं जानते हैं लोगों का दुख दर्द क्या होता है। इसीलिए वो कह सकते हैं साहब क्या ये रोना धोना मचा रखा है। मोदी जी को तो वो चांदी और सोने के थाल में, उन बर्तनों में परोसे गए भोजन, 4100 करोड़ रुपया उन्होंने पानी की तरह बहा दिया। उस देश का बजट, अब आप देखिए G20 का, इसके पहले जो सबसे बड़ा बजट था वो जापान का था, 2600 करोड़ रुपए का। लेकिन ये मोदी जी हैं, जहां 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, वहां पे आप इस तरह की शाह खर्ची करके हासिल क्या करते हैं? केवल मोदी जी की ब्रांडिंग। विदेश नीति के नाम पर क्या हो रहा है? अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्यूबा में चल रहा है, वहां कोई नहीं पहुंचा। क्यूबा में फोटो सेशन नहीं हो सकता था, वीडियोग्राफी अच्छी नहीं हो सकती थी, और उससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए वो वहां जाते और किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अगर पैर भी नहीं अगर वो छूता, तो कैसे ब्रांडिंग होती? यहां मनमोहन सिंह और पहले के और प्रधानमंत्रियों का लोग सम्मान करते रहे। राजीव गांधी को छोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति छतरी लेकर के आए हो, उससे नहीं होता है। मोदी जी के सामने कोई झुक रहा है, ये देखिए कितने डिग्री पर झुक रहा है। वो तो गोदी मीडिया के एंकर्स मुझे लगता है थोड़ा गणित अर्थ में कमजोर है, वरना वो बताते हैं कि साहब देखिए एंगल कितना था जब वो झुके थे मोदी जी के सामने, और इस एंगल पर मोदी जी महामानव हो जाते हैं। ये अद्भुत है इस देश में जो चल रहा है। आने वाले वक्त में आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि हम लोग कैसे दौर में बातचीत कर रहे थे। खैर, मोदी जी को इस विशेष सत्र की बधाई और विदाई उनकी बहुत अच्छे से हो, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देश की जनता उनको अब स्क्रीन से बाहर देखना चाहती। बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब तो पीछा छोड़ दो मोदी जी, लोग यही कह रहे हैं। और इसीलिए वो इंतजार में है, मोदी जी ने उसको जान लिया है, और इसीलिए अब वो इस विदाई सत्र में
लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। जी राजीव जी, ये विशेष सत्र, क्या ये विशेष सत्र विदाई सत्र है या यहां कुछ और आने वाला है? अभी थोड़ी देर पहले मोदी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हुई है, बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में क्या कुछ कोई नया बिल आने वाला है क्या, ये भी समझेंगे। और एक चर्चा और हो रही थी, जो 4 प्रमुख बिलों में से एक इलेक्शन कमीशन बिल जो आने वाला था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो इस बिल की चर्चा नहीं हुई थी। इस बिल को सर्वदलीय बैठक में नहीं रखा गया था। क्या इस बिल को भी छुपाया जा रहा है या पहले से ही जो एजिटेशन हुआ, जो विरोध हुए, उस विरोध के बाद इस बिल को हटा लिया गया है? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन आज संसद के अंदर था क्या कुछ हो रहा था सदन के अंदर और सदन के बाहर? लोगों में माहौल क्या था? लोग क्या कह रहे थे? अधिकारी क्या कह रहे थे? और नए संसद भवन की तैयारी कितनी हो चुकी है? कल 19 तारीख है और 19 तारीख को कल 9:30 बजे सबसे पहले तो बुलाया गया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, स्टूडियो में ही सीधे वहीं से आ रहे हैं, तो इनसे बेहतर समझेंगे हम कि 9:30 बजे तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। फोटो के लिए दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा के। उसके अलावा 1:15 बजे के बाद सदन की कार्यवाही नए सत्र में, नए संसद भवन में होगी, शुरुआत होगी। लेकिन विधायी कार्य कल कुछ नहीं होंगे। और उससे पहले क्या कुछ होने जा रहा है और आज क्या कुछ हुआ? शकील अख्तर जी जरा बताइए। देखिए, आज जो है संसद में बड़ा भावुक माहौल था। जिस संसद में लोग कई बार आए हैं, नए लोग भी जो आए हैं उनको भी 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उसके खुले गलियारों में वो घूमते रहे हैं, तो वो एक बड़ी खुली और ओपन जगह थी जो कि डेमोक्रेसी में होना चाहिए। संसद भवन ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब नया भवन कैसा होगा, इसको लेके लोगों में उत्सुकताएं और शंकाएं दोनों हैं। क्या वो कॉरपोरेट हाउस जैसा होगा, बंद होगा? सांसदों को तो शायद यहाँ से वहाँ सब जगह जाने की छूट होगी, लेकिन पत्रकारों के लिए, जिनका अभी जिक्र किया मोदी जी ने कि पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा है और पत्रकारों ने कई दशकों तक यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका एक लंबा अनुभव संसद की रिपोर्टिंग में बीता है। वो सब भी आज चर्चा कर रहे थे, बात हो रही थी उसकी भी हम लोग कि कैसा कैसा टाइम था इंदिरा गांधी के टाइम से लेके और आज मोदी जी के टाइम तक। 40 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, 45 साल करीब हो गए, 80 से पुरानी बात है। तो वो सारी बातें थी। तो पत्रकारों के लिए हमें लगता है कि शायद उतना फ्री नहीं होगा संसद के अंदर घूमना, जैसा कि अभी भी है। 5 साल हो गए करीब इस संसद में, जो पुरानी बिल्डिंग है, जिसको पुरानी अब कहा जाने लगा, वैसे तो ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसमें जो सेंट्रल हॉल था वहाँ जाके हम लोग बैठते थे। उसका हम लोगों के लिए स्पेशल पास बना हुआ था और वहाँ फ़ायदा ये होता था कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के सांसद आते थे, मंत्री आते थे, कई बार प्रधानमंत्री भी आ जाते थे, सोनिया गांधी भी आ जाती थी, राहुल, कोई भी आ जाता था वहाँ। और वहाँ पे सब लोगों से बड़ी खुली बातचीत होती थी। कुछ आराम से मुलाकात हो जाती, आराम से मुलाकात हो जाती थी। और कुछ वहाँ के बड़े अघोषित से नियम थे कि भाई यहाँ की रिपोर्टिंग जब तक कहा न जाए तब तक कोई नहीं करेगा। और आमतौर पे वहाँ की रिपोर्टिंग जो है कोई करता नहीं था, कोई बताता नहीं था क्या हुआ। फ़ोटो भी वहाँ पे आमतौर पे लोग खींचते नहीं थे कि हम किसके साथ बैठे हैं या कोई आया कोई गया। तो एक पत्रकार के लिए जो ज़रिया होता है सूचना का, वो जो बहुत ज़रूरी होता है, वो ख़त्म हो गया। आज लोग बहुत सारे सांसदों को याद कर रहे थे, तो उसमें कांग्रेस के, समाजवादियों के, दूसरी पार्टियों के, मुलायम सिंह यादव, लालू जी तमाम थे, लेकिन बीजेपी के लोगों को भी याद कर रहे थे। अरुण जेटली जो हैं वो सेंट्रल हॉल में बहुत बैठा करते थे जी। और वो बीजेपी के, आज तो कहना अरुण जेटली के खिलाफ ही चला जाएगा ये, मगर ये सच है कि अरुण जेटली उन सांसदों में से थे जो बैठ के हर तरह की बात कर सकते थे और हर तरह की बात सुन सकते थे। सुषमा जी भी सुनती थी, बस सुषमा जी की एक सीमा थी, लेकिन अरुण जेटली को हमने कभी गुस्सा होते नहीं देखा कि पत्रकार लोग उनसे क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। जो उन्हें जवाब देना होता था वो देते थे, नहीं देना होता था नहीं देते थे। तो अब वहाँ तो सेंट्रल हॉल जैसी चीज़ कोई बनाई नहीं गई है। अभी तक की जो खबर है कि वहाँ कुछ सेंट्रल हॉल नहीं है जहाँ पत्रकार जा सकते हैं, यही बंद कर दिया, तो वहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी एक जो ख़ास बात है कि जितने भी आज सांसद थे उन्होंने बड़े खुले मन से, जो आज का विषय था,
वो यही था संसद में चर्चा का, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि 75 साल का जो संसदीय कार्यकाल बीता है उसकी उपलब्धियां, उसका समय जी। तो उसमें सब ने दिल खोल के एक दूसरे की तारीफ़ की, अच्छी बातें की, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज के दिन भी जो आखिरी इस संसद में प्रवेश करने के लिए मोदी जी आए थे, तो उन्होंने अपने जो 9-9.5 साल का तरीक़ा था वो नहीं टूटने दिया। इससे पहले हमेशा जब संसद का सत्र शुरू होता था, कोई भी प्रधानमंत्री आते थे तो हम पत्रकार लोग सामने खड़े होते थे, बाहर स्टैंडिंग में होता था ये सारा का सारा, प्रधानमंत्री जिस गेट से प्रवेश करते थे उसके बाहर, तो प्रधानमंत्री अपनी बात करते थे हमेशा, और उसके बाद पत्रकारों के सवाल भी लेते थे जी। हर प्रधानमंत्री ने लिए। इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, वो तो लेते ही थे, अटल बिहारी वाजपेयी लेते थे, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, सारे प्रधानमंत्री लेते थे। कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल को छोड़कर मोदी जी ने आज तक एक भी नहीं लिया 9.5 साल में। इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले जो सेशन था उसमें मणिपुर पे बोले थे वो, बाकी तो सारा वो कि इस बार सावन 2 है और दिवाली का त्यौहार है और ऐसा मनाना है वो मनाना है, थोड़ा सा उन्होंने मणिपुर पे ज़रा सा बोला था, और साथ में उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को टैग कर दिया था कि महिला अत्याचार वहाँ भी हो रहा है। और आज जो आप बात कह रहे थे, देखिए ये जो मुहावरा है, मुहावरे की भाषा है रोना धोना, ये अच्छा मुहावरा नहीं माना जाता। हमें नहीं पता कौन मोदी जी के आसपास लोग हैं, ये 2 कैटेगरी के लिए कहा जाता है। ये एक बहुत ही गरीब कमज़ोर लोगों के लिए कि जब वो अपने दुखों से परेशान होकर हाकिम के सामने, सरकार के सामने, अफसरों के सामने जब वो रोते हैं, तब उनसे कहता है कि रोने धोने का बहुत टाइम मिलेगा, रो धो नहीं। जरा सुना देते हैं जो साथी बाद में जुड़े हैं, जरा शकील अख्तर जी एक बार सुनाते हैं मोदी जी ने आखिर कहा क्या, हम यहाँ क्यों रख रहे हैं इस बात को। रोना धोना इस शब्द का इस्तेमाल करके मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, विपक्ष के ऊपर किस ढंग का वार करना चाह रहे हैं। क्या मोदी जी ये जानते हैं कि विपक्ष फिर से इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ तो मोदी जी को पता है। अभी आपने देखा अनंतनाग में जो कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में 4 वरिष्ठ, अभी बताया भी हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी ने, 4 वरिष्ठ अधिकारी, अगर 3 वरिष्ठ अधिकारी और एक और सेना के जवान, अगर इनकी शहादत हो जाती है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधेंगे तो क्या उस पर सवाल उठाए जाएंगे, तो वो रोना धोना होगा। मणिपुर पर अगर विपक्ष के नेता अगर चाहेंगे कि आप उस पर बात कीजिए, आप अभी तक क्यों नहीं गए, क्या कुछ कर रही है सरकार, इस पर जवाब अगर मांगोगे आप, तो क्या ये रोना धोना होगा। लेकिन मोदी जी यहां रोना धोना कह क्यों रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। तो सुन रहे थे आप, इस छोटे सत्र को उस रूप में देख रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ये 5 दिन जो है वो बिल्कुल उनकी वाहवाही में, या जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से ये सत्र चले। इस पर भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इन दोनों ने कहा कि जब ऐसे विशेष सत्र बुलाए जाते हैं तो विशेष आयोजन के लिए बुलाए जाते हैं, और यही इतिहास रहा है। लेकिन इस इतिहास को आप तोड़ते हुए यहां कुछ विधायी कार्य भी करवा रहे हैं, यानी कुछ बिल भी लेके आ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, ये सवाल भी पूछे गए। लेकिन कल क्या कुछ होने वाला है, शकील अख्तर जी ये जानकारी भी आप तक पहुंच चुकी है शायद। कल 19 तारीख और क्या कुछ संसद में होने जा रहा है, और क्यों 1:15 बजे से संसद को नए भवन में जब वो चले जाएंगे तब वहां विधायी कार्य होंगे, ये ऐसा बताया जा रहा है। क्या कुछ होगा उससे पहले, लेकिन मैं अभी बताता हूं उसको, उससे पहले ये बात पूरी कर दें हम। तो ये जो हम बता रहे थे कि ये मोदी जी ने विपक्ष के सांसदों से तो कहा ही है, लेकिन मूल रूप से जनता को कहा है कि रो धो नहीं। तो वो जो हम बता रहे थे, ये सामंतशाही मुहावरा है, ये फ्यूडल मानसिकता से निकला हुआ होता है। तो एक जो हम बता रहे थे, गरीबों से कहा जाता है, कमज़ोर से, जिनका कोई नहीं होता है मददगार, जब वो रोते हैं तो सामंत को बड़ा गुस्सा आता है।
और दूसरा ये महिलाओं से कहा जाता है। महिलाएं जब विपदा में होती हैं, महिलाएं जब परेशान होती हैं, जब वो रोती धोती हैं, तो उन्हें बहुत बुरी तरह हिकारत से कहा जाता है कि इस रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है ये लोकतंत्र में। खैर, अब जो दूसरी बात है वो हो गई। तो कल कार्यक्रम यह है कि कल सुबह तो पूजा वगैरह का कार्यक्रम है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो संसद के सेंट्रल हॉल का भी हम जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि इसी में नेहरू ने अपना आज़ादी की घोषणा की थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, और वहीं उनका ऐतिहासिक भाषण था नेहरू का, और वहाँ ही संविधान सभा की बैठकें हुई और संविधान तैयार हुआ। तो उसमें कल आखिरी बार फॉर्मली, उसके बाद अभी तो बिल्डिंग रहेगी, वो और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, क्या होगा अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से आज का दिन आखिरी था और वो कल कर दिया। तो कल उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद 11 बजे से बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी वहाँ मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री जी का वहाँ पे भाषण होगा। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे अपनी बात रखेंगे और आज़ादी के बारे में, 75 साल के बारे में और तमाम विषयों के बारे में। और सबसे जो बड़ी बात है, जो प्रतीकात्मकता की राजनीति करने में मोदी जी विश्वास करते हैं, भाजपा ही करती है खैर, कि जैसे जब पहली बार आए थे संसद तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था वहाँ पे, उससे कुछ हुआ नहीं, संसद की गरिमा बढ़ी नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं संसद का कितना सम्मान करता हूँ। तो कल और अभी जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ सेंगोल लेके गए थे और तमाम साधु संतों को भी लेके गए थे, वो भी सब प्रतीकात्मक था। तो कल वो जो है, अभी तक जो खबर आई है, प्रधानमंत्री जी पुराने संसद भवन से संविधान की प्रति लेके नए संसद भवन जाएंगे। बिल्कुल बगल में ही है, अगल बगल हमने आज फोटो भी डाले हैं, बिल्कुल पास में ही बना हुआ है वो जी। तो वो वहाँ पे 10 कदम की दूरी है खाली। तो वो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा ये भी अभी तक कोई भी उसका एजेंडा नहीं आया है जी। दूसरी एक खास बात ये बता दें कि जो ये जिक्र कर रहे थे राजीव जी, कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई थी, वहीं संसद में हो रही है वो मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग जब भी होती है तो एक मैसेज आता है, खबर आती है कि इसके बाद इसकी ब्रीफिंग इतने बजे इस जगह पर होगी। 2-3 उसके वेन्यू हैं जहाँ पे आमतौर पे होती रहती है, तो वहाँ पे होगी। तो पत्रकार लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, सबको उत्सुकता होती है। कैबिनेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या डिसीजन लिए गए। तो आज कोई सूचना नहीं दी गई कि कैबिनेट मीटिंग की जो ब्रीफिंग है वो कब होगी, कहाँ होगी, होगी या नहीं होगी। तो सारे पत्रकार जो हैं वो अभी वहीं संसद भवन में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई मंत्री आके निकल के बता दे। लेकिन अगर मोदी जी का आदेश नहीं होगा तो कोई भी मंत्री कुछ बताएगा नहीं, या हो सकता है प्रधानमंत्री खुद कुछ बता दें। अभी जो भी कुछ होगा वो बिल्कुल किसी को नहीं पता है। बिल्कुल क्या कुछ होने जा रहा है, कैबिनेट की बैठक चल रही है उधर मोदी कैबिनेट की, और उसमें से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कोई स्पेशल बिल लेकर के, विधेयक लेकर के मोदी सरकार आ रही है, इस पर भी नजरें सबकी टिकी हुई हैं। और साथ साथ कल क्या कुछ होने जा रहा है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहां शकील अख्तर जी कह रहे थे कि 9:30 बजे फोटो अपॉर्चुनिटी दोनों सदनों के सदस्यों के लिए, और 9:30 बजे फोटो ऑप के बाद फिर 11 से लेकर 12:30 बजे तक वहां उसी सेंट्रल हॉल में पूजन अर्चन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और राज्यसभा के सभापति का भाषण, यानी आप समझ सकते हैं ये 2 भाषण आपको सुनना होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीकात्मक रूप से अपने हाथ में संविधान लेकर जाएंगे पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में, 12:30 बजे वहां प्रवेश करेंगे। और कल पहले से आपको पता है कि गणेश चतुर्थी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र कर भी दिया है। और इसके बाद 1:15 बजे से संसद की कार्यवाही जो है वो भी प्रतीकात्मक रूप से वहां नए संसद भवन में लगेगी। और लेकिन विधायी कार्य परसों 20 तारीख को 20 और 21, 22 3 दिन होना है। तो ये सब कुछ कल होना है। पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे सुबह से दोस्तों, इसलिए कल सुबह भी हमारे साथ बने रहिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे जरा समझूं जो कुछ चल रहा है। जरा तेलंगाना भी चलेंगे, लेकिन पहले यहां, और तेलंगाना में जो राहुल गांधी की जो बाइट अभी सुनाई थी, जो भाषण था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस भाषण को एक बार और सुनेंगे बाद में। लेकिन अभी जरा ये आपके जरिए और हमारे तमाम बाकी सदस्य साथियों के जरिए समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है जो हम लिख रहे हैं कि उल्टा पड़ गया है विशेष सत्र का दांव? आपको लगता है कि सचमुच ये उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? आज पहला दिन किसके नाम कहेंगे, विपक्ष या सत्ता पक्ष के नाम?
राजीव जी, खड़गे साहब का भाषण जो हुआ वो बहुत यादगार भाषण था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ओवैसी जी का भाषण भी बहुत मुद्दे का लगा। उन्होंने भी बड़ी मुद्दे की बातें कही, पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी बात भी बहुत अच्छी रही। वैसे मोदी जी चाहते थे कि नए संसद भवन का उद्घाटन उनके जन्मदिन पर हो, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो यशोभूमि चले गए उद्घाटन करने के लिए। और गणेश चतुर्थी के दिन नए भवन में जाने का मतलब यह है कि देखिए, मैं हिंदुत्ववादी हूं, गणेश जी हमारे लिए पूज्य हैं और गणेश चतुर्थी पर हम शुभ कार्य करते हैं। और इसका संदेश महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का बहुत ज्यादा महत्व है। कह सकते हैं कि वहां सबसे बड़े त्योहारों में गणेश चतुर्थी होती है, तो महाराष्ट्र के लोगों को भी एक संदेश देना है। मोदी जी चाहते तो पत्रकारों से बात कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, केवल अपना संदेश दिया। ये याद रखने वाली बात है कि 96 साल पहले अंग्रेजों ने जब इस इमारत को बनाया था, जो अभी संसद है आज तक, और कल अभी जो भवन जो बना है पास में, कल से वो संसद भवन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे संसद की बैठक होने लगेगी। अभी तो वो केवल भवन ही है। उस भवन में अंग्रेजों को कल्पना थी कि वो कई सदियों तक राज करेंगे, लेकिन भगत सिंह ने यहीं पे बहरे कानों में धमाका किया था, और इसी भवन में नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था, यानी नीति से साक्षात्कार। बहुत अच्छी बहसें हुई। यही शास्त्री जी ने लोगों से कहा था कि एक दिन खाना खाना छोड़ दो क्योंकि संकट है। यही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की सरकार के घुटने टेकने की, पाकिस्तानी सेना के घुटने टेकने की खबर सुनाई थी। और यही अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जो दल बदल करके बनी हो। ये बात याद दिलाना जरूरी था आज प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ओवैसी के भाषण में मुझे एक बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा टाडा, कोटा, यूएपीए जैसे कानूनी संसद में बनाए गए, एएफएसपीए का कानून यहां बनाया गया। देश के गरीबों किसानों की इज्जत संसद में खत्म हो गई। सीएए का विरोध, किसानों का विरोध, आजाद के आरक्षण का मसला, ये सब इस संसद भवन में जो होना था वो नहीं हुआ जो होनी चाहिए थी। और उन्होंने याद दिलाया कि इस देश में लोकसभा में अब तक 8,992 मेंबर बने हैं। इनमें से केवल 520 ही मुस्लिम समुदाय के थे और वर्तमान संसद में केवल 26 सांसद हैं। तो उन्होंने एक बड़ी दुखद बात कही कि हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। तो एक जबरदस्त बात यह है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों हो, महिलाएं हो, पिछड़े हो, उन सबका प्रतिनिधित्व यहां होता। और जिस सेंट्रल हॉल की बात अभी शकील अख्तर जी कहते थे, हम तो अखबारों में जब छोटे थे तो कॉलम पढ़ा करते थे। सेंट्रल हॉल से अखबारों की सुर्खियां होती थी, वहां सेंट्रल हॉल की गतिविधियों पर खबरें होती थी। और जब संसद के सेंट्रल हॉल में जाने का मौका मिला तो मुझ जैसे पत्रकार के रोए खड़े हुए कि मैं इस महान पवित्र जगह पे हूं। लेकिन अब नई संसद भवन में ऐसी कोई जगह नहीं है। जो पता चला है, नए भवन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये कोई सेंट्रल हॉल हो। मेरे एक दोस्त कई देशों में संसद भवन में गए हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पत्रकार संसद भवन के अंदर सांसदों के बीच जाके बात करते हैं, सांसद के पास में रखी खाली कुर्सी पर बैठ के बात करते हैं। लेकिन हमारी संसद में अब ये रोक लगती जा रही है कि कोई और दूसरा आदमी ना आने पाए। खड़गे साहब का भाषण आज अच्छा लगा, लेकिन मोदी जी भूल गए राजीव गांधी को, जिन राजीव गांधी के कारण आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। नेहरू की बात भूल गए, हम भूल गए कि मोदी जी भूल गए कि सार्क देशों का संगठन का नेता कौन था, किसकी, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व था। ये सारी चीजें जो भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया, दुनिया को नेतृत्व दिया, वो सारी बातें भुला दी गई क्योंकि वो शायद उनकी विचारधारा में सूट नहीं होती थी। और खड़गे जी ने बहुत मजा लिया और मुझे बहुत मजा आया जब उन्होंने कहा G2 की बैठक हुई, क्योंकि शून्य तो कमल के फूल की तरह दिखता है, जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह। जब ये लोगो बना, G20 का लोगो भारत के लिए लोगो था, तब मैंने एक लेख भी लिखा था कि ये लोगो बड़ा विवादास्पद है और ऐसा लोगो नहीं होना चाहिए जो किसी एक पार्टी को सिंबलाइज करता, उस पार्टी के रंगों को सिंबलाइज करता, लेकिन हुआ। लेकिन मोदी जी चाहते थे कि उनके जन्मदिन पे नई संसद भवन में जाएं ताकि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो, कहा जाए कि ये नई संसद भवन
मोदी जी के जन्मदिन पे शुरू हुई थी, वहां गए थे, वो नहीं हो पाया। लेकिन सरदार भगत सिंह को हम नहीं भूल सकते, राजीव गांधी को नहीं भूल सकते, मनमोहन सिंह को नहीं भूल सकते। ऐसी ऐसी योजनाएं जब बनी, मनरेगा जैसी योजना जिससे करोड़ों लोगों का भला हुआ, उसे हम नहीं भूल सकते। तो मुझे लगता है ये मोदी जी ने जो बातें कही, पूरा देश तो जान रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि मोदी जी किस तरह इवेंट करते हैं। और वो संसद भवन को, नई संसद भवन की इमारत को लेकर जिस तरह से इमारत बनी, जिस तरीके से एक पक्षी फैसले हुए कि इस तरह की बनेगी, इतनी जल्दी बनेगी, कोरोना काल में बनी, लोग परेशान होते रहे, कई लोग बीमारियों से मरे, कोई बात वहां नहीं हुई, लेकिन बिल्डिंग बनी है, हमारी संसद भवन है, जैसे भी है हमारी संसद है, जैसा भी है हमारा लोकतंत्र है, सिर आंखों पर। लेकिन मोदी जी को ये सब चीजें नहीं करनी थी। पत्रकारों से आज तो बात कर लेते तो रिकॉर्ड हो जाता कि मोदी जी नई संसद भवन में जाने के पहले उन्होंने पत्रकारों के 2-4 सवालों के जवाब दिए, इससे उनकी गरिमा भी बढ़ती। लेकिन अपनी गरिमा बढ़ाने का, संसद की गरिमा बढ़ाने का एक सुंदर मौका उन्होंने चूक गए। राजीव जी, एक सुंदर मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूक गए और तमाम लोगों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी कितना परेशान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और एक बार राहुल गांधी की चर्चा यहां हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी बार बार आमने सामने आते हैं। राहुल गांधी उधर तेलंगाना में कल भाषण दे रहे थे, उस भाषण के अंश को हमने सुना था। जरा एक बार फिर से तमाम साथियों के लिए जो बाद में जुड़े हैं और आगे की चर्चा में इस बात को भी लेके आएंगे कि राहुल गांधी जो बात वहां कह रहे हैं उसका केंद्र की राजनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है। सुनिए जरा। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तमाम बातें यहां राहुल गांधी कहते हुए और बीआरएस, टीआरएस जो भी कह लें, और तीनों दलों की बात यहां कह रहे हैं। तीन दल मतलब बीआरएस के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम
असदुद्दीन ओवैसी, तीनों पार्टियां कैसे केंद्र में बीजेपी के साथ हैं, उनकी साथी हैं, ये बता रहे हैं राहुल गांधी। और यहां जब हम सदन की तरफ आते हैं, संसद की तरफ आते हैं, तो फिर यहां देखते हैं कि क्या जो वहां कह रहे हैं राहुल गांधी वही बातें यहां दोहराई जाती हैं। क्या अभी तक पिछले 9 साढ़े 9 साल में ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं जहां बीआरएस और दूसरे दल बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दिए। और इन 5 दिनों में ये बात यहां इसलिए रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी के इस भाषण को अगले 5 दिनों तक आप याद करेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिल आता है जिसका विपक्ष और खासकर ये जो 28 दलों का गठबंधन इंडिया वो अगर विरोध करेगा, तो ये तय मानिए कि बीआरएस उधर उस खेमे में नजर आएगी। हो सकता है AIMIM भी नजर आए। तो आखिर ऐसा क्यों है? और यहां की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति में क्यों राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो मोदी जी के लिए नागवार है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोना धोना की बात कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक चेतावनी के रूप में यह बात कह रहे हैं कि ये 5 दिन तो अच्छे से निकल जाने दो? आखिर क्यों कह रहे हैं ये बात? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा आना चाहता हूं संजय जी, आप किस रूप में देखते हैं? ये आज मैंने इंतजार तो था ही, और मैं भी चाह रहा था कि कुछ पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मुझे सुबह ही मेरे एक मित्र ने कहा कि शाम को इस पे चर्चा करते हैं, तो जरा टीवी में देख लेना, खबर से अपडेट रहना। तो मैं आज जरूरत से ज्यादा अपडेट हूँ, नॉर्मली इतना अपडेट रहता नहीं हूँ। तो मैंने देखा, मैं टीवी भी देखता नहीं हूँ और ये सब करता नहीं हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है और मेरी दिलचस्पी भी नहीं लगती है। मतलब मुझे लगता है कि क्या सुना जाए मोदी जी को, तो लेकिन चूंकि सुनना था तो मैंने सुनना शुरू किया। तो मुझे कुल मिलाकर, मैंने सबसे पहले ये बता दूं कि सार संक्षेप क्या मुझे लगा ये कि मोदी जी बहुत परेशान है, कुछ खोज रहे हैं चुनावी मुद्दा। और उनकी बातचीत से लगा कि ये पूरा सत्र इसीलिए बुलाया गया है कि इसमें कुछ ऐसा करके देखा जाए जिससे वो क्या इसमें से निकल के कुछ आता है कि नहीं, जो चुनावी मुद्दा हो। और कैबिनेट की मीटिंग उसमें शामिल है कि सब मिला करके कुछ चुनावी मुद्दा निकल आए, क्योंकि उनको लग गया है कि ये वाला मामला जो था, ये सनातन वाला, ये चुनाव तक नहीं चलेगा और वो लोग उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तो चुनाव के लिए कुछ मुद्दा चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा है और इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो जाएगा। मतलब अगर 5-7 दिन ये सब चलेगा और रोज कुछ होता रहेगा, तो 2-3 दिन तो पहले भी खबर छपी गई है कि बिना एजेंडा के अचानक बैठक बुला ली गई, इस मौके पे बुलाई गई थी और ये इस बार बुला रहे हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ भी हो, सफलता मिले ना मिले, लेकिन खबरें जो हैं वो ऐसी छपेंगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा। 5-7-10 दिन कट जाएंगे। मतलब जैसे आज टेलीग्राफ में खबर आई है वो सीएजी की रिपोर्ट वाली, तो सीएजी की रिपोर्ट वाली खबर काफी नुकसानदेह है और सरकार के खिलाफ है कि कोई इनके पास अकाउंट ठीक नहीं है और कुछ नहीं ठीक से रखा जाता है। जो नहीं छपती है खबरें नहीं छपी, लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं होता तो उस खबर की आज चर्चा ज्यादा होती। तो संसद के सत्र से इस तरह का काम होगा, मुझे लगता है कि इसलिए भी ये सत्र रखा गया है। और क्या क्या हो सकता है वो सब तो पहले चर्चा हो ही चुकी है। और उसमें यह है कि कामयाबी मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कम से कम दूसरी खबर तो दबी रहेगी। मुझे लगता है कि ये हुआ। लेकिन जब मैं ये सुन रहा था तो प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे, जब मैंने शुरू किया तो, और वो अचानक अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कह के घूम गए और वापस चले गए और कैमरा उनकी तरफ दिखा रहा है। मतलब अगर मैं कैमरा लेके खड़ा होता या कोई भी पत्रकारिता कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो दिखाना तो वो चाहिए ना कि जिसको वो एड्रेस कर रहे थे वो उसका मुंह कैसा बना। अब कोई अचानक भाषण दे रहा है, कुछ बोल रहा है, 10, 20, 50 लोग सामने सुन रहे होंगे, उसको तो नहीं दिखाया जा रहा था। तो जब प्रधानमंत्री अचानक बोले बहुत बहुत धन्यवाद और घूम गए, तो कैमरा इधर होना चाहिए था। जो चैनल देख रहा था उसमें प्रधानमंत्री को ही दिखाया जा रहा था जाते हुए। तो इस तरह से जो उनके फेवर में जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो मतलब अपना मेन लाइन का मीडिया है, वो उसको अभी प्रधानमंत्री वैसे ही है और मेन लाइन का मीडिया भी वैसे ही है, वैसे ही दिखा रहा है। तो एक बात तो मुझे उसमें ये दिख करके आई। और दूसरी बात कि वो शिव शक्ति पॉइंट जहां वो चंद्रयान अपना उतरा था, चंद्रयान वगैरह, तो वो क्रेडिट लेने की भी कोशिश थी कि बताया जाए। उनका भाषण भी था, मुख्य रूप से मुझे यही लगा कि हमने इतने दिन में क्या क्या किया है और उसका क्रेडिट दिया जाए। उसमें ये चंद्रयान भी था और शिव शक्ति पॉइंट और वगैरह वगैरह, जो ऐतिहासिक कुछ करने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि नया संसद भवन जो है
वो अगर बिना इस तरह से कुछ स्पेशल किए हुए, मतलब इवेंट बनाए हुए अगर उसमें शिफ्ट हो जाते या नहीं होते तो वो रह जाता। तो मुझे लगता है कि उसका भी फायदा उठाने की कोशिश है कि एक इवेंट बना दिया जाए और उस मौके पे जो कुछ बोला गया। जो प्रधानमंत्री ने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने जो बोला वो मुझे लगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, और सारी बात हम लोग जानते ही थे, कुछ नया तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो था। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जिस ढंग से अंबेडकर का और जिन लोगों का नाम लिया उससे मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो अब सर्टिफिकेट देने की ना उनको जरूरत है ना कोई उसका अपेक्षा करता है, तो मुझे वो भी अटपटा लगा। तो कुल मिलाकर के यही था कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं और जो संसद नई बिल्डिंग बनी है उसके बहाने एक इवेंट था, 5-7-10 दिन खबरें नहीं छपेंगी और मुझे लगता है कि कुछ खबर आने वाली है डैमेजिंग, जिसको कंट्रोल करने के लिए हो। आज शायद पहला दिन था जो टेलीग्राफ की खबर है, हो सकता है आगे कुछ और हो, ये इन लोगों को पता होगा। वो इसका अंदाजा मैं इसलिए लगा रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जब पिछली आई थी रोड वाली, जिसमें कहा गया था कि 18 करोड़ से लेकर 250 किलोमीटर खर्च आया है रोड बनाने में, तो उसके बारे में बाद में ये कहा गया कि वो गडकरी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए था कि गडकरी पीएम के प्रतिद्वंदी ना बन सके। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है उससे लग रहा है कि ये काउंटर है उसका। तो ये भी हो सकता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट का भाग हो और ये सब उसमें किया जाए। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट का भाग है और कोई मुद्दा ढूंढा जा रहा है जिस पे चुनाव लड़ा जाए। राजू जी। बिल्कुल, हेडलाइन मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी चर्चा खूब हो रही है आजकल। हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अव्वल आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन मसलों पे, उन मुद्दों पे जहां हो सकता है कि विपक्षी दल हेडलाइंस बने, उससे पहले कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट आ जाता है जहां आप जानते हैं कि मीडिया का एक तंत्र है जिसमें 14 लोगों की लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो मैनेजमेंट में काफ़ी आगे हैं। आना चाहता हूं सुनील जी के पास आऊं पहले, लेकिन पहले विजय शंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील जी के पास आऊंगा, इत्मीनान से उनकी बातें भी सुननी है। विजय शंकर सिंह साहब, आप तमाम हमारे साथियों की बात सुन रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात की, आज विशेष सत्र आपके हिसाब से पहला दिन, जो सवाल लेकर मैं आया था और भी साथियों के बीच, पहला दिन किसके नाम रहा? निश्चित रूप से यह विशेष सत्र है और ये मोदी सरकार का दूसरा विशेष सत्र है। पहला सत्र 2017 में आया था जब रात में जीएसटी पास किया गया था, रात 12 बजे, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर आजादी की घोषणा की गई थी, तो उसी की नकल थी। जीएसटी कानून दूसरे दिन में भी पास हो सकता था, लेकिन उन्होंने रात में पास किया, घंटा बजा के। ये दूसरा सत्र है। अमूमन जो विशेष सत्र होते हैं उनमें कोई विधायी कार्य नहीं होता है, कोई कानूनी बिल नहीं पास होता है, न कोई कानूनी बिल लाए जाते हैं। वो एक तरीके से स्मारक के रूप में होते हैं। जैसे 1947 का विशेष सत्र आजादी की घोषणा के लिए था, फिर उसके 25 साल पर एक सत्र पूरा होने पर बनाया गया, फिर भारत छोड़ो आजादी के 50 साल पूरा होने पर एक सत्र बनाया गया, और एक सत्र फिर 50 साल आजादी के बनाया गया, और एक अब ये है। अब रहा सवाल हेडलाइन मैनेजमेंट और तमाम चीजें, मैं संजय जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि अब प्रधानमंत्री जी के पास जब बिल्कुल इम्तिहान सर पे आ गया है और अब किसी समय भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, कम से कम 5 राज्यों में तो हो ही सकती है, तब वो करें तो क्या करें। रोना धोना जो शब्द उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है। रोना धोना का उनका ये मतलब था कि आप जनता की बात मत उठाइए, उमंग में रहिए, उत्साह से रहिए। उमंग और उत्साह से तो सभी लोग हैं, सिवाय उनके जो कि 80 करोड़ की जनसंख्या है जो कि अनाज पर जी रही है, तो क्या उनकी बात नहीं उठाई जाएगी? मणिपुर की बात नहीं उठाई जाएगी? दूसरी चीज, चीन के घुसपैठ की बात नहीं उठाई जाएगी? चीन ने जो किया उसकी बात नहीं उठाई जाएगी? कश्मीर में अचानक आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। मैं पुलिस में रहा हूं, थोड़ा मेरा दिमाग शक की तरफ ज्यादा जाता है। वो ट्रेनिंग का एक हाल है। क्या हालत है कि जब 370 का फैसला आने वाला है, हो सकता है 10 दिन 15 दिन में आ जाए, उसी दौरान कश्मीर में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। और मोदी जी ने किस विषय पर संवेदनशीलता दिखाई जब वो नोटबंदी पर ये कह सकते हैं कि घर में शादी है और पैसे नहीं है।
मुझे अभी भी वो चेहरा सामने घूम रहा है, आप लोगों को भी सामने घूम रहा होगा। उससे ज्यादा असंवेदनशील वक्तव्य नहीं हो सकता। उस समय भी जब पूरे संसद में जब ये सवाल उठा कितने लोग मारे गए हैं, तो सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि एक भी मरने की सूचना राज्यों से नहीं आई। इसका मतलब अखबार झूठ बोल रहे थे, अखबार गलत लिख रहे थे। दिल्ली सरकार की जितनी चिचालेदार अदालतों में उनकी तफ्तीशों के बारे में हुई है, दंगे के बारे में जो बयान अनुराग ठाकुर ने दिया है, जो बयान प्रज्ञा सिंह देती रहती है, प्रज्ञा ठाकुर देती रहती है, जो बयान कपिल मिश्रा ने दिया है, क्या वो सारे बयान सरकार के बयान चिंतनीय और निंदनीय नहीं है? तो मेरा ये कहना है, बिल्कुल मैं इसको इस रूप में ले रहा हूँ, ये मैनेजमेंट है। और आज जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट आई है, हो सकता है इसका कुछ और फॉलोअप 1-2 दिन में आए, क्योंकि हम बड़े अखबार एक साथ सारी खबरें नहीं देते हैं, जितनी है वो देते जाते हैं, फिर उसके फॉलोअप चलते रहते हैं। अखबार का मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन यहाँ सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे, वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन इनको कैसे जाए, उनका जवाब वो नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब ये सदन में, तो क्या मणिपुर का सवाल नहीं उठेगा? क्या अडानी मोदी के रिश्तों में बात नहीं उठेगी? अडानी पर नया खुलासा हुआ है, सेबी के बारे में नया खुलासा हुआ है कि डीआरआई के कहने के बाद भी सेबी ने 2014 में जांच नहीं की, और जिन्होंने जांच नहीं की वो एनडीटीवी में डायरेक्टर बन गए। और बाद में जो जांच हुई उस हिंडनबर्ग वाला अंश लिया ही नहीं गया था, तो पहले की जांच हो रही है और जांच करने वाले अडानी जी के समधी हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जो सभी को पता है। हमने भी कोई रिपोर्ट से नहीं देखी, लेकिन हम तो सोशल मीडिया पर है, अखबारों में है, थोड़ी रुचि है तो पढ़ता हूं, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये इस समय मुद्दों की तलाश में है और मुद्दे उन्हें मिल नहीं रहे हैं। बेरोजगारी की वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। इंडिया गठबंधन के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी की सभा में भीड़ उमड़ रही, जैसे कल तेलंगाना की सभा की जो भीड़ थी, निश्चित रूप से हैरान करने वाली। कांग्रेस की एक जिम्मेदारी भी, भीड़ बहुत उमड़ रही है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन की मानसिक से तैयार रहिए और इस तरह से तैयार रहिए आपका सारा गठबंधन बरकरार रहे। इसको मौजूदा स्थिति में भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो गया है कि राजस्थान में उनकी हालत खराब है, इस कारण उनके अपने अंदरूनी फूट है। मध्य प्रदेश में उनकी हालत खराब, उनकी सभाएं नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में वो कमजोर, तेलंगाना में बीजेपी का कोई मतलब नहीं, मिजोरम में स्थिति, मणिपुर का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इन 5 राज्यों में जिस तरह से उनकी स्थिति है, अब इसमें मुद्दे की तलाश है। किसी भी तरह का मुद्दा आ गया, सनातन के मुद्दे पर जब बहस होगी तो सनातन के बारे में जो सुधारवादी आंदोलन चले, वो ज्योतिबा फुले के चले हों, चाहे वो पेरियार के चले हों, चाहे वो अम्बेडकर के चले हों, थोड़ा आपकी चाहे वो आवाज गांधी थोड़ी जी सी डाउन जा रही है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां कर रहे हैं और तमाम मसलों को कैसे बीजेपी से लेकर मोदी जी से लेकर राहुल गांधी, सनातन, तमाम मुद्दे, इन मुद्दों पर यहां अपनी बात रख रहे हैं। विजय शंकर सिंह साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आप सब जानते हैं, और इनकी बातें जो होती हैं, इनके विश्लेषण बहुत शानदार और सटीक विश्लेषण होते हैं। और अभी आप सुन भी रहे थे, थोड़ा सा इनका नेटवर्क डाउन है, लेकिन इनकी बातें आप तक पहुंच रही थी। मैं आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास। सुबह से लेकर के हम लोग, एक जो मुख्य मुद्दा है वो संसद का विशेष सत्र है और इसका इंतजार सबको था। जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत होती है मुंबई में, और वैसे ही एक नया फरमान जारी होता है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, कि संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया गया है, बुलाया गया है 18 से 22 तक, और आज 18 तारीख बीतने को है। कल 19 तारीख को क्या कुछ होना है उसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। 20 से लेकर 22 तक सब कुछ होना है। और इस वक्त कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, उस बैठक में क्या कुछ हुआ इसकी खबर हम तक अभी तक नहीं है। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ और बिल्स की बात हो रही हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे थे हमारे साथी कि, और सदन के अंदर भी, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये भी यही बात रख रहे थे कि विशेष सत्र जब भी बुलाए गए हैं तो स्पेशल आयोजन ऐसे ओकेजन पे बुलाए गए हैं। और इस सत्र में, इस सरकार में भी ये दूसरा विशेष सत्र है। पहले विशेष सत्र में पहले से तय था जीएसटी को लाना है, एक देश एक टैक्स की बात करनी है, लेकिन यहां पे आप एक नहीं बल्कि 8 बिल्स को लेकर आ रहे हैं। इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है। जरा आपसे समझूं कि आखिर छुपाकर
क्या कुछ रखना चाहती है, क्या कुछ करना चाहती है आप मोदी सरकार, और आप भी देख रहे हैं पिछले 9.5 साल में जो कुछ हो रहा है और कितनी चुनौती देते हुए विपक्ष यहां दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के उस बयान को भी आपने, भाषण को भी आपने सुना, जो सीधे तेलंगाना से ललकार रहे हैं और कहीं ना कहीं नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। जो बातें आप वो वहां राहुल गांधी कह रहे हैं वो दिल्ली की बात कह रहे हैं, और कैसे दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है इसको सबका अंदाजा लगभग अब हो चुका है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। धन्यवाद राजीव जी। ये तथ्य है कि विशेष सत्र विधायी कार्यों के तौर पर नहीं, शायद कुछ आपका खुला हुआ है, उसको बंद कर लीजिए। यूट्यूब या कुछ चल रहा है, आवाज आ रही है। नहीं, बंद है, मेरे यहां से कुछ नहीं चल रहा, मेरे यहां से कुछ नहीं चल रहा। तो बंद कीजिए जरा। जी चल रहा है, कोई और साथी चला रहे होंगे। खैर, नहीं, ये म्यूजिक विधायी सत्र हार्मफुल है, ये म्यूजिक हमारे ऊपर कॉपीराइट दे सकता है, इसलिए इसको हम नहीं चला सकते। इसको बंद करें। हम जरा चेक कीजिए एक बार। अमलेंदु जी आपके पास आऊं, अमलेंदु जी की आवाज को खोलिए। तक चल मेरे यहाँ कुछ सुनील जी जरा बताइए। तो जो विधायी विशेष सत्र होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार विशेष सत्र बुलाया गया है, पहले ही बुलाए गए हैं, लेकिन विधायी कार्य नहीं हुए आमतौर पर। इस सरकार ने ही ये काम किया। अगर आप याद कीजिए तो जो जीएसटी का कानून पारित हुआ था उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, ये इसी सरकार ने उस सत्र को बुलाया। आमतौर पर अतीत में जो भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं किसी न किसी अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया, उस विशेष अवसर को याद करने के लिए बुलाया गया, देश के नायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए बुलाया गया। हम अपनी आज़ादी के संघर्षों को याद करने के लिए उन आयोजनों को किया गया, चाहे 1857 की 50वीं जयंती हो और चाहे आज़ादी की 25वीं जयंती। और ये जब भी विशेष सत्र बुलाए गए उस सत्र में बाकायदा सरकार ने बताया कि इस विशेष सत्र के बुलाने का उद्देश्य क्या है। अब तक मतलब जो मेरी स्मृतियों में है कि 5 बार ये विशेष सत्र बुलाया जा चुका, लेकिन एक बार 1857 की 50वीं जयंती थी, एक बार 1947 की आज़ादी की जयंती थी, और एक बार भारत छोड़ो आंदोलन की एक जयंती थी। एक उस पिछली सरकारों ने आहूत किया, लेकिन 2017 में इस सरकार ने बुलाया था, अगर आप याद कीजिए 30 जून को, वो जीएसटी के कानून पारित करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आमतौर पर विशेष सत्र बुलाने का अधिकार सरकार को है, इसमें कोई बहस नहीं है। सत्र बुलाने के लिए विपक्ष से बातचीत करने का कोई प्राविधान नहीं है, ये भी सही है, लेकिन परंपरा नहीं है। सरकार जब सत्र बुलाती है तो विपक्ष से चर्चा करती है, एजेंडा तय करती है, और उसके बाद उससे बहस होती है। इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी है, उसकी ही बात होती है, उस एडवाइजरी कमेटी में भी बातचीत होती है। लेकिन और सरकार एजेंडा बताती है किस एजेंडे के तहत हम आएंगे। इतनी गोपनीयता एजेंडे को लेकर के बढ़ती जाए, यह तो बने परंपरा में कभी रहा ही नहीं, ये देखा ही नहीं कभी गया। और चलिए खैर, अगर आप विशेष सत्र बुला लिए, सत्र बुलाने के बाद आज पहला दिन भी हो गया, पहले दिन में भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अगर आप विधायी कार्य करना चाहते हैं, जिन 4 बिलों की बात की जा रही है, वो उन बिलों को पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता थी। अभी आपके पास विंटर सेशन आने वाला है नवंबर के महीने में, उसके बाद अभी एक बजट सेशन आपके पास है। कोई ऐसा बिल, इसमें ऐसा बिल नहीं है जिस बिल को पास करना तत्काल आवश्यक हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग से जुड़ा हो, चाहे एडवोकेट्स से जुड़ा हो, चाहे प्रेस सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, जितने और चाहे वो पोस्टल सर्विस का हो। 4 जिन बिलों की बात सरकार कर रही है, ऐसा कोई भी बिल नहीं है जिसको आप बजट सेशन में पारित नहीं कर सकते थे। इसके पहले ये सेशन बुला लिया गया, तो इसको लेकर के सरकार ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये जरूर है कि पूरे के पूरे एजेंडे को विपक्ष ने छीन लिया। और जो विपक्ष में सोनिया गांधी का जो पत्र है,
संयुक्त विपक्ष की तरफ से, उसने पूरे माहौल में एक आग लगा दी और उसमें अपने नए मुद्दे खड़े कर दिए और कहा कि विशेष सत्र से किसी कोई आपत्ति नहीं, हो भी नहीं सकती, सरकार का हक है या बुला, लेकिन उन्होंने मुद्दे तय कर दिए कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देश के सामने ये बड़े बड़े सवाल है और उन सवालों को लेकर के सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी साहब ने जो बयान दिया कि सोनिया गांधी इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो राजनीति करने ही तो कौन गुनाह कर रही है, वो तो राजनीति करने के लिए ही है। कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेता इसीलिए कि वो राजनीति करेंगे, वो भजन करने के लिए थोड़े हैं। अगर वो राजनीति कर रही है, किसी मुद्दे का राजनीति करने का माहौल बना रही है, तो कोई गुनाह नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप उनके पत्रों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनकी राजनीति के शिकार हो गए, ये आपको बताना पड़ेगा। तो जो सवाल पैदा किया विपक्ष ने, यह सरकार के लिए सरदर्द हो गया कि आखिर उसका जवाब क्या दे। अब विपक्ष ने अपने मुद्दों को खड़ा करके भी बता दिया कि उन मुद्दों के अलावा अगर आप कोई बात करने का प्रयास करते हैं तो विपक्ष का रवैया क्या होगा। विपक्ष ने यह भी कह दिया कि हम वॉकआउट नहीं करेंगे। विपक्ष ने भी कहा कि सदन छोड़ के हम जाएंगे नहीं, हम आपसे बात करेंगे और बहस करेंगे आपसे। तो अगर आप विधायी कार्य करना चाहते हैं तो अब मैंने परंपरागत रूप से नहीं होता रहा है। विधायी कार्य के लिए भी अगर करना चलिए, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आपको उन मुद्दों को जिस विषय पर आप विधायी कार्य करना चाहते हैं उसकी अग्रिम जानकारी सदस्यों को देनी होती है कि वो तैयारी के साथ आए। और अगर आप अग्रिम सूचना नहीं देते, सदस्यों को तैयारी का मौका नहीं देते, तो यह उनके साथ अन्याय है। यह विशेषाधिकार है सदस्यों का। अगर सदस्यों के विशेषाधिकार के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करती है तो यह भी उसके खिलाफ जाएगा। आज राज्यसभा में जो रुख अख्तियार किया खड़गे साहब ने, उसने भी बता दिया कि विपक्ष का रवैया क्या होने वाला है। नए सदन में अगर सरकार जनहित के मुद्दों पे बात नहीं करती है तो विपक्ष का रवैया होगा क्या, किस तरीके से ये विपक्ष सरकार से के सामने अपने मुद्दों को लेकर के आएगा। एक चीज जरूर है राजीव जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब तक मैंने मोदी जी का भाषण मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में भी मैंने उनका भाषण सुना है, इलेक्शन से मैंने उनके भाषण सुने हैं। इतना शाकाहारी भाषण कभी सुना नहीं था मैंने। कोई आरोप नहीं, किसी की शिकायत नहीं, किसी पे हमला नहीं, कोई देश विरोधी नहीं, अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं। नेहरू जी से भी कोई शिकायत नहीं, इंदिरा जी से भी कोई शिकायत नहीं, लोकसभा के किसी अध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं, सबके योगदान को स्वीकार करना और मीठी मीठी बात करना। मेरी स्मृतियों में इस तरह का प्रधानमंत्री के रूप में आज ये कह सकता हूं कि आज उनका भाषण प्रधानमंत्री के रूप में था। हालांकि कई ऐसे विषय थे जिनको और जोड़ा जाना चाहिए था। नेहरू जी का केवल उल्लेख मात्र नहीं होना चाहिए। नेहरू जी के प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। अगर इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक शोध को, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन है, तो इसके लिए यह देश हमेशा से नेहरू के लिए कृतज्ञ रहे। मोदी जी ने उसका उल्लेख किया जरूर कि इसी सदन में 18 साल की उम्र के मताधिकार दिया गया, लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया जिसके सौजन्य से अधिकार प्राप्त हुआ था। मोदी जी ने चंद्रयान की बात जरूर की, लेकिन चंद्रयान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो कौन कौन से अतीत में किए गए कार्यक्रम थे जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। ये करके और बड़ा वो अपनी शख्सियत को और बड़ा कर सकते थे। ये एक ऐसा मौका था कि उनके बारे में जो तरह तरह की धारणाएं लोगों के मन में है उसको काफी कुछ साफ कर सकते थे कि वाकई वो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी पार्टी विशेष के नेता नहीं। और आज वो प्रधानमंत्री के रूप में वो भाषण दे रहे थे। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कह सकता हूं कि इस बहुत ही सौम्यता के साथ उन्होंने भाषण दिया, जो कि मेरे जैसा व्यक्ति अपेक्षा नहीं कर। मैं हमेशा उनको एक आक्रामक भाषण देने वाला व्यक्ति मानता हूँ। अपनी बात को कहने में ये मानता हूँ कि वह किसी भी मौके पर अपनी बात करने से चूकने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज का उनका भाषण बहुत ही सौम्य भाषण था और किसी विवाद को उन्होंने जन्म नहीं दिया। ये हमारे ख्याल से सदन में भी ये रहा होगा कि उनके भाषण के दौरान कोई टोका टाकी नहीं हुई। वो अपना पूरा भाषण लगभग 45 मिनट का भाषण उनका था, मैं पूरा सुना हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई टोका टाकी नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि अगर सरकार ने कोई एजेंडा भी बनाया है, जो विपक्ष का रवैया है, विपक्ष में जो उसके जस्ट बाद अधीर रंजन चौधरी ने जो भाषण दिया, बहुत ही शानदार भाषण दिया और सभी प्रधानमंत्रियों के और कांग्रेस सरकार के तमाम बिंदुओं का उल्लेख किया और तब सभी तथ्यों को रखा। और उन्होंने ये बात कही कि हम
प्लुरलिस्ट सोसाइटी हैं, हम एक ऐसे सोसाइटी हैं जिसमें तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं। इस जो प्लुरल नेचर है हमारे समाज का, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक विपक्ष ने अपने तरीके से अपनी बात भी कही और सरकार के कामकाज के तरीके पर अधीर रंजन चौधरी का भाषण भी काफी कुछ मैंने आलोचनापूर्ण था और उन्होंने बहुत ढंग से बात कही उस दौरान भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन, आज की तारीख से, आज के मैं प्रधानमंत्री के भाषण के से कोई एजेंडा समझ में नहीं आया। मुझको तो नहीं समझ में आया, मैं स्वीकार करता हूं क्या हो सकता है, लेकिन बहुत गुडी बात करना ये भी मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि प्रत्यंचा को भी बहुत पीछे तक खींचा है प्रधानमंत्री जी ने। अब बाण कब छूटेगा और कहां जाएगा ये तो कल पता चलेगा। जी, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। कल भले पता ना चले लेकिन परसों पता जरूर चल जाएगा। आज लेकिन जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या निकल के आया है, क्या महिला आरक्षण बिल या कुछ और बिल लेके आने वाले हैं या कुछ और है, बहुत कुछ जो कह रहे हैं कि जो प्रत्यंचा खींच चुके हैं, लेकिन निशाना किधर है मोदी जी का, ये आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, आज पहले दिन की चर्चा कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी भले सदन के अंदर अपने भाषण में बहुत संयमित तरीके से बहुत सारी बातें रखते नजर आए, लेकिन सदन के बाहर उन्होंने बता दिया कि उनका इशारा और इरादा क्या है जब वो रोना धोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास और आपसे ज़रा समझूं, और क्योंकि समय भी बहुत आज हम लोग लंबा ले चुके हैं, जल्दी इसके बाद तमाम साथियों के बीच एक बार और आएंगे क्रूजिंग के लिए। लेकिन आप किस रूप में देखते हैं? सुबह से हम लोग बैठे और लगातार एक सूचना ज़रूर देना चाहता हूँ आपके पास आने से पहले, कल जो कुछ भी चलेगा वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, जैसे आज सुबह से हम आपके सामने लाइव थे। और कल जो कुछ होना है उसमें 9:30 बजे से फोटो सेशन के बाद सेंट्रल हॉल, जिसका जिक्र कर रहे थे शकील अख्तर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तमाम साथी कह रहे थे, सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से भाषण होगा और उसी सेंट्रल हॉल में सभापति का, राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति का भाषण भी होगा, जगदीप धनखड़ साहब का। ये दोनों भाषण के बाद 2 घंटे का ये कार्यक्रम, 2 नहीं बल्कि 1.5 घंटे का कार्यक्रम, और पुराने सांसदों के भी कहा जा रहा है कि पुराने सांसदों के भी भाषण होने हैं कल। उन भाषणों के बाद 12:30 बजे संविधान को लेकर मोदी जी और तमाम संसद के सदस्य जो हैं वो नए भवन में प्रवेश करेंगे, ये जानकारी अभी तक आई है। और इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा, जो मोदी जी हमेशा दोहराते रहे हैं। चलिए, सपने दूर की देखिए, देखना भी हो तो चांद नहीं अब सूरज का सपना देखिए। आना चाहता हूं अमलेंदु जी। जी राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है, उनका जो आज का भाषण था वो वास्तव में उनका विदाई भाषण था एक तरीके से, और उन्होंने एक तरीके से भाषण दे के बता दिया कि अब वो चुनाव में जा रहे हैं और आएंगे, लौट के नहीं आएंगे 2024 में, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसको उनके विदाई भाषण के तौर पे ही देखा जाए, और विदाई भाषण के समय ही इस तरह की बातें सब की जाती जैसा प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन जो खतरा है असली वो ये है कि कल जब प्रधानमंत्री संविधान को लेकर के जाएंगे नए संसद भवन में, तो संविधान का साथ क्या होगा। अब चिंता जो इस बात की है, जो नजर जो इस पर रखने की आवश्यकता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसका क्या किया जाना है नए संसद भवन में जाकर के। जो सिंबल वहाँ पहले से स्थापित है, अब वो सिंबल किस तरीके से संविधान से निपटेगा, ये वाली जो मुझे लगता है चीज होगी। संसद सत्र है राजीव जी, बुलाया गया है और प्रश्नकाल होता है संसद में, दोनों सदनों में। अब इसमें कोई प्रश्नकाल है कि नहीं है, मुझे अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो प्रश्नकाल जो होता है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो प्रश्नकाल क्यों नहीं है? फिर भाई संसद का जब सत्र बुलाया गया तो प्रश्नकाल क्यों नहीं है? भाई अब तक जो है, जब भी संसद में हंगामा होता था तो सभापतियों की तरफ से बाबा यही कहा जाता था कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। तो भाई इतना महत्वपूर्ण प्रश्नकाल जो है वो इस संसद के विशेष सत्र में क्यों नहीं? इसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री देंगे, कौन देगा इसका जवाब? मुझे लगता है ये सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाया जाना चाहिए था, और हो सकता है विपक्ष इस बात को उठाएगी प्रश्नकाल इसमें क्यों नहीं है और प्रश्न क्यों नहीं लिए गए संसद के विशेष सत्र में। तो कुल मिला के राजीव जी, ये बिना प्रश्न लिए हुए ये भी मन की बात कहने के लिए जो है मुझे लगता है कि 5 दिन का विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है,
कि सारी मनमौजी बातें जो इस विशेष सत्र में कर ली जाए, क्योंकि पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले दोबारा इन सब मनमौजी बातें करने का। तो मुझको तो राजीव जी सब ऐसा ही लगता है कि सब मिलाकर के यही है। बाकी अब जो महत्वपूर्ण बिल आने थे जिनकी चर्चा थी वो आएंगे, तो वो उनसे शायद पीछे हटी है सरकार, अब विपक्ष के दबाव में हटी है या अभी कुछ और उसका मंशा है। मालूम पड़ेगा कि अंतिम दिन जब 1 घंटा रह जाएगा तब अचानक से जो है वो बिल पेश कर दिए जाएंगे और आने फाने में सब स्वीकृत करा लिए जाएंगे। ये सब देखने वाली चीज़ों की वजह सरकार की कार्यप्रणाली जो है और उसकी रणनीति पे ये सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन एक एक पल जो है राजीव जी, मुझे लगता है इस संसद सत्र का उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। एक एक पल पर नजर रखने की आवश्यकता है, जरूरत है। और ये जरूरत इसलिए भी है कि ये 5 दिन जिसमें से 1 दिन निकल चुका है, कल पूजन अर्चन का दिन है और गृह प्रवेश का दिन है, लेकिन उसके बाद विधायी कार्य जब परसों से होंगे तो 3 दिनों में क्या हलचल मचने वाली है, क्या हंगामा होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे अब आगे की रणनीतियों को, अगर मोदी जी और इनकी सरकार को हमने पिछले 9.5 साल में जो कुछ देखा है उस आधार पर अगर आंका जाए तो क्या कुछ देखते हैं 3 दिन 20, 21 और 22? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है जो सीएजी की रिपोर्ट आई है और पिछले 9 साल के अंदर सीएजी की रिपोर्ट या तो अभी आई 2-3 महीने पहले और अब आई है, और इस बात की जो सीएजी रिपोर्ट है और जिस प्रकार के अकाउंटिंग मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप लगे हैं, और देखिए इतना बड़ा रहस्य को उद्घाटन हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है और ऐसी चीज है जिसके तह पे जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए सोचिए, एक पीएसयू कंपनीज में कुछ शेयर, पीएसयू कंपनी कहती है कि सरकार के, माने एग्जाम्पल लीजिए 1 करोड़ शेयर्स हैं और सरकार कहती है कि उस कंपनी में हमारे 80 लाख शेयर्स हैं। इसका मतलब ये जो 20 लाख शेयर्स का डिविडेंड है, जो पीएसयू कंपनीज में आप जानते हैं डिविडेंड हमेशा बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिविडेंड कहां जा रहा है, कौन ले जा रहा है इस डिविडेंड को, ये पैसा जा कहां रहा है? तो इसका मतलब यह है कि यह बात शायद अंदेशा हो गया था कि यह सीएजी रिपोर्ट आने वाली है और इसको दबाना है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए का मामला है, हजारों करोड़ रुपए का मामला है। देखिए ये जो सारी चीजें हुई, जिस प्रकार के जी के मालिक का पैसा माफ हुआ, जिस प्रकार से आपने देखा गुजरात के अंदर करीब करीब 5,000 करोड़ का, 4,300 करोड़ का पेमेंट अडानी जी की कंपनियों को दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विस्फोट हो रहा है, ये जो सूचना का विस्फोट हो रहा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से और अंदर से जो हिंदुस्तान की संस्थाओं से विस्फोट हो रहा है, उससे ध्यान को भटकाने के लिए जनता का ध्यान संसद सत्र की तरफ ले जाया जा रहा है, जिससे आप लोग ये चीजें डिस्कस न करें जो कि बहुत बड़े मसले हैं जिसपे ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और ध्यान को भटकाने के लिए ये सारी चीजें 5 दिन का ये सत्र बुलाया गया है। कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये विदाई सत्र है, लेकिन इसमें कोई तो राय नहीं है कि मोदी जी इन 5 दिनों में, 3 दिनों में वही बातें करेंगे गुडी गुडी वाली, और पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और जिस दिन वो जा रहे हैं, गणेश चतुर्थी का दिन है, त्योहार है, लेकिन भारत के संविधान ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रखा है। तो मोदी जी धीरे धीरे वो भी सारा काम कर रहे हैं, वो जो पूरा हिंदुत्व का एजेंडा है उसको भी वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल गए हैं वो कि ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं क्या ये स्वीकार करेंगे? और कब तक सिर्फ मन की बात सुनते रहेंगे? और जो लोग अभी कह रहे थे ना कि आज अच्छा, सुनील जी कह रहे थे कि आज उन्होंने अच्छा बोला, तो पुरानी संसद में एक नई बात उन्होंने करी आज कि उस तरह से हमलावर नहीं हुए। लेकिन मोदी जी की आदत है, वो कई बार आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन हकीकत तो सामने आ ही जाती है। लास्ट में रोना धोना वो बोल ही गए। और मुझे लगता है कि नहीं, मोदी जी की जो असलियत है, जो उनका दिल है, वो वही बोलते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। आज नेहरू के बारे में जब वो अच्छा बोल रहे थे तो उनके दिल से वो कैसे निकल रहा होगा, आप सोच सकते हैं।
नेहरू जी ने तो पूरे देश को बनाया, मोदी जी केवल अपना इतिहास रचने के लिए आए। तो एक नई पार्लियामेंट, उसमें मोदी जी का नाम हो जाए, शेंगोल मोदी जी का नाम हो जाए, लेकिन लोग क्या, ये इतिहास तो हिटलर ने भी बनाया राजीव जी। रोज हिटलर का नाम लोग लेते हैं, मुझे लगता है जर्मनी से ज्यादा दूसरे देशों में लेते हैं, लेकिन किस रूप में लेते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो मोदी जी का जब इतिहास लिखा जाएगा और आने वाले वक्त में जब लोग याद करेंगे, तो उन्हें इसके लिए नहीं याद करेंगे कि उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बनाई थी, बल्कि लोग ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने लोकतंत्र का सत्यानाश किया, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को तहस नहस किया। और यही वक्त था जब मणिपुर से लेकर के और मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र तक जहां आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही थी और मोदी जी खामोश थे। इतिहास में ये दर्ज होगा और लोग इसी को याद रखेंगे। मोदी जी भले ही कितनी भी गुडी गुडी बात कर लें, लेकिन आने वाला वक्त उनके साथ इसी तरह से न्याय करेगा और उससे कोई नहीं बच पाया है। मोदी जी कहां से आए, वो भी नहीं बचेंगे। जी राजीव। बिल्कुल, बातें बहुत, लेकिन इन बातों से और आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या संसद का ये सत्र कुछ और देने जा रहा है। 1.5 घंटे तक बैठक चली है कैबिनेट की, और उस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है वो अभी तक सामने नहीं है, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। देखिए, संसद परंपराओं के काम होने चाहिए, हो रहे हैं। इतनी गोपनीयता संसद की गतिविधियों में हो, ये शायद ही कभी पहले हुआ हो। संसद की बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, पार्लियामेंट की बैठक में क्या एजेंडा है, इतना इस देश के लोगों को छुपाने की जरूरत है। जो संसद हमारी पूरे देश को साथ लेकर चलने वाली है, उससे छुपा रहे हैं। इसका मतलब सरकार की नियत है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बताइए, स्थिति खराब है तो बताइए। देश बहुत सक्षम है, पूरा देश कोई मोदी जी के भरोसे नहीं चल रहा है। लोग कोई मोदी जी के भरोसे अपना काम धंधा नहीं कर रहे हैं, लोग अपने शौर्य के कारण काम धंधा। तो ये छोटी सी बात समझ में आ जाएगी, उस दिन लगेगा कि ये वाकई कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी इतना गोपनीय, हर चीज में गोपनीय था। पार्टी की बैठक होगी गोपनीय, 2 लोग तय कर लेंगे क्या होगा गोपनीय, पार्टी वालों को बताएंगे नहीं, संसद को नहीं बताएंगे, देश को नहीं बताएंगे। अरे भाई, आप कोई केजीबी के या सीबीआई के अधिकारी थोड़ी हैं, आप तो प्रधानमंत्री हैं। आपका तो हर काम खुला खाते में होना चाहिए। तो ये चीज मोदी जी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर छुपा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ बात होगी, छुपाना नहीं चाहिए। और संसद की गतिविधि, मंत्रिमंडल की बैठक में क्या हो, ये लोगों को अधिकार है, बताना चाहिए। तो ये नहीं कर रहे तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा इधर शकील अख्तर जी आपसे समझो, जो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है, आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो प्लीज बताइए। नहीं, अभी तक इतनी खबर आई है जो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले, करीब 5 मिनट हुए होंगे, 5-1 मिनट पहले 1.5 घंटे बैठक हुई और बैठक ख़त्म हो गई है। मगर अभी तक न तो ब्रीफिंग की तो खैर कोई सूचना फॉर्मल आती है, तो फॉर्मल तो अभी तक आई नहीं है। इनफॉर्मल भी अभी तक किसी भी जो वहाँ पे संवाददाता थे, जो दूसरे पत्रकार थे, उन्होंने नहीं बताया है कि उन्हें किसी बाहर निकलते हुए मंत्री ने कुछ बताया हो या किसी से बात हुई हो। और हमें लगता नहीं है कि ये संभव हो पाएगा, कोई भी कुछ नहीं बताएगा। तो ये सब जो है एक रहस्य की तरह ही रखा जाएगा, और इसको हमारा जो मीडिया है और मीडिया के दोस्त हैं बड़े पॉजिटिव तरीके से बताते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये कि रहस्य रखना और अटैक करना और चमकृत करना। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कमज़ोरी की निशानियां होती हैं। पारदर्शिता शासन का सबसे पहला गुण होता है, पारदर्शिता और जवाबदेही, आंसरेबल। तो न तो आप ट्रांसपेरेंट हैं, न आप आंसरेबल हैं। आंसरेबल अगर होते तो आज पार्लियामेंट में जब आप आए थे तो एक सवाल ले लेते, किसी का, अपने ही किसी आदमी का ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का भी ले लेते एक सवाल,
लेकिन वो भी सवाल नहीं लिया आपने, तो आप आंसरेबल भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट तो अभी देखा ही आपने कि अचानक ये जो मीटिंग हुई है पार्लियामेंट की, ये भी शाम को अचानक मालूम पड़ा कि मीटिंग होने वाली है। इसका पहले से किसी को नहीं मालूम था और न कहीं कोई सूचना दी गई इसकी। तो अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जो भी होगा उससे देश की जनता को निपटना पड़ेगा। आप इस बारे में सोचना हमें लगता है कोई फ़ायदे का वो नहीं है कि वो क्या करेंगे, उन्हें जो करना है वो तो वो करेंगे ही। देखिए, जब नोटबंदी की गई थी और जिस नोटबंदी का फैसला रात को 8 बजे उन्होंने टीवी पे आके घोषणा की थी, तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था। और कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग से आए थे और कैबिनेट में भी उन्होंने, वो तो हमें सब मालूम है, बाकी लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट किया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ जी। और जो वित्त मंत्री थे उस वक्त के, और जो बड़े पावरफुल वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्हें तो कुछ नहीं पता था। और अरुण जेटली वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने मोदी को मोदी बनाया, जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि बाकी सारे लोग मोदी जी के पास आते थे, मोदी जी से डरते थे, मोदी जी किसी को ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जेटली के पास वो खुद जाते थे। ये बिल्कुल शुरुआती दौर की बात है, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले की तो ये सब होता ही था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी। लेकिन कुछ ही दिनों में जेटली को भी साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। और एक बार कम है, जल्दी ओके, हाँ, तो अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जो भी होगा उससे अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि मोदी जी क्या करेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो जिसके बारे में हम कोई सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ हो जो लाई जा सकती है, या यह भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो। जी, ये एक लास्ट जो आप कह रहे हैं, ये एक उम्मीद आप जितना दे रहे हैं लोगों में, लेकिन मोदी जी सरप्राइज देने में माहिर हैं, आप सब जानते ही हैं। शकील अख्तर जी जो बात कह रहे हैं, जरा समझना चाहूँगा, सुनील शुक्ला जी, कैसे देखा जाए जो बात यहाँ है, बहुत पते की बात, और कहीं ना कहीं सरप्राइज वाली स्थिति हमने हमेशा देखी है। और जो बात कह रहे हैं, चाहे जीएसटी की बात हो, याद कीजिए नोटबंदी रात को अचानक आकर, और याद कीजिए किसानों के आंदोलन को खत्म करना भी, तीनों कानून को वापस लेना, सब में कहीं ना कहीं सरप्राइज वाली बातें रही हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना काल में अचानक रात को आना और कहना कि कल से लॉकडाउन, ये भी सरप्राइज था। तो हम लोगों ने कितने सरप्राइज देख लिए, लेकिन किसी भी सरप्राइज से देश का फायदा नहीं हुआ। आज नोटबंदी का नाम तक नहीं लेते आप, नोटबंदी करना भी नहीं बोलते हैं। नोटबंदी से इस देश का कितना नुकसान हुआ है ये तथ्य है। आज आप जीएसटी पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी ने इस देश के वाणिज्य और व्यापार का कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पे बहस हो सकती है, आज उसका उल्लेख तक नहीं करते हैं। आपने जो ये लॉकडाउन किया था कोरोना काल में, उस पर भी आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस पर तो आप इस देश इस सरकार को प्रायश्चित करना चाहिए कि किस तरह से पूरे के पूरे देश को और खासतौर से श्रमिकों को उन्होंने किस स्थिति में डाल दिया था। किसी एक निर्णय का जो अचानक लिया गया हो और उससे इस देश का फायदा हुआ, आप उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं जब पिछले 9.5 सालों में सरकार ने लिया हो। और मेरा अपना मानना यह है कि यह सरकार कुछ भी जो भी सोच रही होगी, विपक्ष उसके लिए तैयार, विपक्ष ने अब जो अपना एजेंडा साफ कर दिया है, उस एजेंडे से ही ये जो विशेष सत्र चलना है। अगर आप उसके अलावा कुछ करने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ, विपक्ष का यह जो सोच है कि हम सदन से जाएंगे नहीं और अपनी बात कहेंगे और उन बातों को कहेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार के पास कुछ, आप अगर महिला का आरक्षण का बिल लेके आते हैं, कांग्रेस ने कहा कि उसको आप पास कीजिए, इतने समय से लंबित पड़ा हुआ है, लाइए पास कीजिए आप। और अगर आप उसको पास करते हैं तो यूपीए सरकार की उपलब्धि है, यूपीए सरकार के जमाने में वो पास हुई थी राज्यसभा से। विपक्ष के लोगों ने उस पर कुछ संशोधन की बात की थी। और आप अगर आप जिन बातों को उस समय के विपक्ष ने या सरकार के सहयोगी दलों ने जो मुद्दे उठाए थे, अगर उन मुद्दों को का समाधान करने का प्रयास नहीं करते तो उसका फायदा विपक्ष को, आज के विपक्ष को ही मिलेगा, जो ये कर रहा है, जो पिछड़ों की राजनीति कर रहा है और जो जाति जनगणना की बात कर रहा है। अगर उसमें अगर उन तर्कों को, उन तथ्यों को आप शामिल नहीं करते हैं तो कोई ऐसा विषय नहीं। अगर आप निर्वाचन आयोग को लेकर के आ रहे हैं, पूरे उसके लिए विपक्ष तैयार है और उसका रहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और इसमें सरकार की बहुत पिटनी है। कौन सा मुद्दा लेकर के चले आएंगे? ऐसा
जो कुछ भी लेकर क्या भारत इंडिया को लेकर क्या विपक्ष कर रहा था, भारत भी हम मानते रहे, इंडिया में मानते रहे हैं। और अगर आप इंडिया हटाते हैं तो आप सोचिए कि उत्तर पूर्व के राज्यों में और उन राज्यों में क्या आपकी स्थिति होगी जहां आप दावा करते आ रहे हैं कि मेरा बहुत विस्तार हो गया है, वो स्वीकार करते कि नहीं करते हैं। मेरा अपना मानना है कि एजेंडा अपने एजेंडे पर सरकार को विवश करेगा विपक्ष, और जो वो एजेंडा सामने रखा है वह बहुत प्रमुखता के साथ सदन के सत्रों में जो बाकी 4 दिन है उसे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल प्रमुखता से। संजय जी आपसे भी समझूं, कैसे देखते हैं आप, और खासकर अगला 4 दिन जो है, जिसमें कल तो एक दिन जो निकलने जा रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, 3 दिन, और क्या सरप्राइज हम देखने वाले हैं? कोई खबर नहीं है अभी तक। और अगर ऐसे सरप्राइज है, एक बात और याद कीजिए, 370 जब हटाना था, 370 को लेकर चारों तरफ कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक सब तरफ क्या माहौल था, लेकिन कहीं बताया नहीं गया कि 370 लेके आ रहे हैं, हम 370 पे बिल लेके आ रहे हैं संसद के अंदर। क्या ऐसे ही कुछ सरप्राइज देखने वाले हैं? मामला तो यही है और वो हेडलाइन मैनेजमेंट ही है, लेकिन इस बार सरप्राइज ये भी हो सकता है कि कोई खबर नहीं होगी, और कोई खबर नहीं होगी तो वो भी खबर है। तो उनका पर्पस यही है कि जो असल खबर छपने वाली है, जैसे राहुल गांधी की रैली कल बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छे से हुई और बहुत कायदे से उसको ट्रांसलेट किया गया था वगैरह वगैरह, तो वो पहले पेज की खबर नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी कारण से। जब आप तमिलनाडु के मामले को, सनातन वाले मामले को इतना वो दे रहे हैं और अखबारों में छप रहा है, तो अखबार राहुल गांधी की वो कल पहले पेज पे क्यों नहीं छापते? जो उन्होंने कहा कि हमारी रैली थी तो उन लोगों ने भी रैली कर ली वगैरह वगैरह, तो सिर्फ रैली में भीड़ और लोगों की वो नहीं, रैली में जो उन्होंने कहा वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण था, वो पहले पेज पे छपनी चाहिए थी। और अगर आज सेशन नहीं होता तो वो जरूर छपती, बातें उसमें इधर उधर करके छप सकती थी, लेकिन राहुल गांधी को इतना प्रचार मिलता जो सिर्फ आज की रैली के कारण नहीं छपा, मुझे ऐसा लगता है। और वो शुरुआत होती राहुल गांधी की खबर पहले पेज पे छपने की। दूसरी खबर आज एक इंपॉर्टेंट है, आरएएफ को सरकार सोच रही है कि मणिपुर से वापस ले लेंगे, बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने अभी तक आरएएफ से उनको लगा रखा था, वहां क्यों लगाया था और क्यों वापस लेना पड़ रहा है? अगर ये खबर आज छपी है और अगर दूसरी खबरें नहीं होती संसद वाली और ये वो, तो ये प्रमुखता से छपी होती तो क्या होता? उसी तरह से आज ये दूसरा ये है कि जिस ढंग से कांग्रेस और जवाब मिल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी के आक्रामक होने की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है, इसलिए भी वो ठंडा हो गए। और एक जो अंतिम बात मैं बता दूं वो कि आज राज्यसभा में अपने खड़गे जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को इतनी बार संबोधित किया था, मनमोहन सिंह ने इतनी बार संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी ने कस्टमरी के अलावा सिर्फ 2 बार संबोधित किया है। तो इसमें धनखड़ साहब ने पूछा कि कस्टमरी क्या होता है। अब आप समझिए कि धनखड़ साहब अगर कस्टमरी क्या होता है पूछ रहे हैं और खड़गे साहब को बताना पड़ रहा है कि कस्टमरी क्या होता है, और कस्टमरी के अलावा 2 ही बार जवाब उन्होंने भाषण दिया है नरेंद्र मोदी ने, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मामले को हल्का या टोन डाउन करने के लिए किस लेवल पे किस तरह की कोशिशें चल रही है। तो धनखड़ साहब ये इस आरोप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 ही बार भाषण दिया है कस्टमरी के अलावा। अब कस्टमरी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इस लेवल पे अगर काम हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, तो यही हो रहा है। मेरा मानना है कि यही हो रहा है और कुछ नहीं है। खबर नहीं भी हो सकती है कुछ, बिल्कुल, और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन खबर अगर नहीं है तब भी कुछ खबर है। और क्या है, जैसे सुनील शुक्ला जी भी बता रहे थे, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ और है। जरा समझना चाहता हूं खबर और खबरों पे कैसे तहकीकात करनी है, ये सिंह साहब से बेहतर और कौन समझ सकता है। सिंह साहब आपसे जरा समझूं, खबर नहीं, मीटिंग हो जाती है कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन उसकी खबर नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ खबर है, ये माना जाए। जी, हमारे यहाँ भूमि में एक शब्द है अझुराना, किसी को उलझा देना, अझुराना। तो प्रधानमंत्री जी बाबत पर अझुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब अझुर कोई नहीं रहा है, उस अझुराने से लोग बाहर निकल गए, अब उस रस्सी के खेमे में कोई आ नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ये 5 दिन का जो सेशन बुलाया गया, एक दिन तो आज आपने सुनी लिया, उनका भाषण भी हुआ, रोना धोना की बात भी हो गई। कल वो जैसे सिंबल लेके गए थे संविधान
सर पे लेके जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, संविधान रखना चाहिए, लेकिन संविधान और सेंगोल का कोई तालमेल नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जब सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था तो सेंगोल वैसे ही उसी म्यूजियम में भेज दिया गया था, ये म्यूजियम से लेके आए। अब आगे 3 दिन में क्या विधायी कार्य करा लेते हैं, सुनील शुक्ला जी ने बड़ी विस्तार से इसको बता दिया, उसे दोहराना समय की बर्बादी होगी कि न तो इलेक्शन वाला वो कर सकते हैं, न तो ये महिला आरक्षण वाला कर सकते हैं। एक ही रोहिणी कमीशन का, रोहिणी कमीशन के साथ भी पेच ये है कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, जिसके लिए आप राजी नहीं हैं। तो मेरा निश्चित रूप से मानना, समय भी काफी हो चुका है, कि निश्चित रूप से मानना है कि एक अझुराने का है ताकि लोग उसमें उलझे रहें, लेकिन उलझना नहीं है। अब इनके जो भी इनका जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि 4-5 दिन बाद यही होगा कि कोई खबर नहीं रही, ये भी एक तमाशा ही रहेगा। खबर नहीं, एक तमाशा। आखिरी सेंटेंस सुनना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या हम जो लिख रहे हैं मोदी सरकार को उल्टा पड़ा विशेष सत्र का दांव, इसका मतलब जितने हमारे साथी कह रहे हैं वो उस हिसाब से सही लिख रहे हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी उल्टा तो पड़ ही गया है, बल्कि कहा जाए कि आबैल मुझे मार वाली कहावत जो इस सरकार ने चरितार्थ कर दी है। मतलब अगर कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है और आखिरी क्षण में नहीं आता है तो फिर ये यही समझा जाएगा कि सिर्फ इसीलिए ये संसद का सत्र बुलाया गया कि नई संसद में प्रवेश कर लिया जाए, वरना पता नहीं प्रवेश करने का मौका मिले ना मिले। तो कुल मिला के राजीव जी, अभी तक हम लोग बात करते रहे हैं कि सरकार की घबराहट जो है इसके अब हर आने वाले कदम में दिखाई पड़ रही है साफ तौर पे। और ये घबराहट साफ तौर पे दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि सत्ता में वापसी नहीं होनी है, क्योंकि जनता ऐसा तय कर चुकी है। इसलिए नहीं कि हमने ये तय कर लिया है या हमारे विश्लेषण है, इसलिए नहीं, क्योंकि जनता ये तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि जनता पिछले 9.5 सालों का हिसाब लेना चाहती है, और जब चुनाव होंगे तो पूरे 10 सालों का जनता हिसाब लेगी। जनता हिसाब लेगी वो 15 लाख खातों में आए कि नहीं आए, वो 2 करोड़ रोजगार जो मिलने थे हर साल वो सबको मिले कि नहीं मिले, 100 स्मार्ट सिटी पूरे बन गए कि नहीं बन गए, किसानों की जो थी वो आमदनी दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई, ये सारी चीजें वो पूछेगी। इसीलिए जो ये विशेष सत्र का दांव चला गया है, किसी तरीके से मीडिया मैनेजमेंट हो, हर तरफ से जो है ध्यान हटे और एक नए एजेंडे के साथ जो है चुनावी एजेंडे के साथ बीच में जाया जाए। लेकिन मुझे लगता है वो सब जो है चौपट हो गया है। जिस तरीके से खड़गे जी ने और धीर रंजन चौधरी ने हमले किए हैं सदन के अंदर, उससे मुझे लगता है कि सरकार के पास उन सवालों के जवाब नहीं है। राजीव जी, क्या हेडलाइन मैनेजमेंट में बीजेपी खुद, मोदी जी खुद फंस गए हैं? 31 तारीख की हेडलाइन को मैनेज करने के लिए 31 अगस्त की बात कर रहा हूं, जिस दिन इंडिया अलायंस की बैठक थी, उस हेडलाइन को मैनेज करने के लिए 18 से 22 तक आप विशेष सत्र बुलाते हैं और यहां कहीं ना कहीं आप फंसे हुए दिख रहे हैं। क्योंकि सुबह के भाषण में विपक्ष का भाषण शानदार था, शायराना अंदाज खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, और लगातार G20 से लेकर तमाम मसलों पर उन्होंने जो अपनी बातें रखी। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि जो आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों को आपने बाहर रखा हुआ है, उनको आज आखिरी दिन है इस भवन में, संसद भवन में, पुराने संसद भवन में बुला लेना चाहिए। ये बात भी तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है उस एक सेंटेंस से कि संजय सिंह को और राघव चड्ढा को आप बुला लीजिए, ये कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ी बात थी। कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है उससे साफ समझ में आता है। लेकिन 31 अगस्त की ये चाल या दांव जो भी कह लें, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपका, विजय शंकर सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार सिंह साहब, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी शकील अख्तर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साथी, 2 नहीं बल्कि 3, हाँ 2 साथी, दोनों प्रोफेसर